वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बीट्स और मैं आपके साथ आपकी होस्ट खिजरा सुहेल। जिस तरह से मैं अभी ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया कि हमारे साथ जो है ई कॉमर्स के एक्सपर्ट एक न्यू गेस्ट मौजूद होंगे, तो आज हमारे साथ अब जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं वो है मोहम्मद जलाल खान। जलाल खान, वेलकम करते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। जलाल खान, एज यूजुअल मैं आपसे भी वही सवाल करूंगी कि सुबह उठना कैसा लगा? हाँ, सुबह उठना था तो काफी डिफिकल्ट, लेकिन ये है कि क्योंकि सारी रात हमारा वर्किंग का होता है और ऑनलाइन जो कर इनकी फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं, जो भी करते हैं, तो उनको तकरीबन रात को ही वर्किंग करनी पड़ती है। तो सुबह उठने में काफी मुश्किलात होती है, लेकिन फिर भी उठना तो होता है और नमाज भी पढ़नी होती है, तो इसलिए बिल्कुल ऐसी है। तो आज जाने का मैं नमाज पढ़ने के बाद सोऊंगा नहीं, मैं आज स्टूडियो जाके अपने गेस्ट की जानिब चलते हैं और हम पूछते हैं जलाल खान से कि माशाल्लाह मैं आपको बताती चलूं कि ये सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि ये दुबई में भी काम कर रहे हैं। तो हम इनकी एक्सपर्टीज के बारे में पहले जान लेते हैं कि जलाल, माशाल्लाह आपकी जो एक्सपर्टीज है वो हमें तो पता ही है, हम चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को भी बताओ कि आपकी जो एक्सपर्टीज है ई कॉमर्स में वो कौन कौन सी फील्ड में है। जी, जो सबसे पहले जो मेरी एक्सपर्टीज है वो यानी कि दराज में है। ऑनलाइन जो बिजनेस होता है, दराज हो गया, अमेज़न हो गया, ईबी हो गया, और इसके अलावा जो सबसे मेन है वो है डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग में भी एक बहुत अच्छा काम हो रहा है और उसके अंदर भी मैं वर्किंग कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ चीजें होती है कि फ्रॉड्स में आ रही हैं कि आप जैसे हम अगर देखते हैं दराज पे या कोई भी चीजें हमने देखी और लेकिन वो चीज हमें नहीं मिलती, अब वो फ्रॉड सिस्टम हमें किस तरह पता चलेगा? दराज पर ले लें या किसी भी आप मतलब कोई भी आप कंपनी ले लें, किसी पे भी के दराज के इसलिए क्योंकि ज्यादा यूजर्स इसके हैं, हम देख रहे हैं, बहुत लोकल लेवल पे भी है और बहुत अच्छा वैसे काम कर रहे हैं। इसमें कभी कभी हो जाता है कि वो चीज जो है टेक्निकली हमें नहीं पता होती और हमने कुछ ऑर्डर किया होता है और आ कुछ जाता है, तो उस फ्रॉड को या उन चीजों को हम किस तरह से खत्म कर सकते हैं, किस तरह हम देख सकते हैं उसको? देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास फ्रॉड होता है ना, फ्रॉड दराज से ज्यादा ना हमारे पास सोशल मीडिया पे ज्यादा होता है। सोशल मीडिया पे भी, इंस्टाग्राम पे अगर हम बात करें तो वहां पर बनिस्बत फेसबुक के कम है, लेकिन फेसबुक पे जो फ्रॉड होते हैं ना वो बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें यही होता है कि लोग चंद पैसा लगा के उसकी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं और कस्टमर्स तक उसकी रीच पहुंचाते हैं। क्या होता है, कोई कस्टमर उसका ऑर्डर करता है और जब कस्टमर ऑर्डर करता है तो कस्टमर तक वो चीज नहीं पहुंच पाती। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि अगर किसी ने भी कुछ भी बाय करना है तो वो ट्रस्टेड वेबसाइट से बाय करे, ट्रस्टेड ऐप से बाय करे, या कोई ऐसा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म हो जहां से उसको पता हो कि यहाँ से हमारे साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। अच्छा, इस तरह कैसे पता चलेगा? क्योंकि आजकल आपको पता है रेप्लिकास बहुत ज्यादा हैं, एक ही नाम कुछ वेबसाइट्स पे यूज हो रहा है, कोई भी आप नाम ले लें, वो नाम अब आप एक वेबसाइट पे देख रहे हैं उसकी 3-4 और वेबसाइट्स बनी हुई हैं, तो वो उस तरह से हमें पता नहीं चलता। और फिर आपको पता है कि हमारे यहाँ ये ट्रेंड होता है कि अगर हमने 200 की चीज ली और हमें कहीं से वो 150 की मिल रही है तो हमारी प्रेफरेंस होती है कि हम 150 वाली चीज को प्रेफर करेंगे, भाई वो सस्ती ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे। इसमें देखें, सबसे पहले हम तो ये चेक करें कि कस्टमर के रिव्यूज कैसे हैं। ठीक है, कि कस्टमर्स के रिव्यूज, और इसमें देखें कस्टमर के रिव्यूज में भी आजकल 2 नंबरी हो रही है। वो क्या करते हैं कि वो अपने ही उनके बंदे होते हैं, वो उस पर रिव्यूज दे देते हैं। तो उनको चाहिए कि वो फिल्टर लगा के सबसे पहले सिंगल स्टार वाला चेक करें कि सिंगल स्टार्स कौन कौन से रिव्यूज आए हैं। उसके बैड रिव्यू, सबसे पहले गुड रिव्यूज से बेहतर है कि उसके बैड रिव्यूज देखें। ठीक है, जब बैड रिव्यूज देखेंगे तो उनको क्वालिटी का पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो इस तरह से जो ये एक सबसे मेन पॉइंट है कि इसकी वजह से हम चेक कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, दूसरा प्राइस की बात करते हैं। अब फॉर एग्जांपल, अब एक चीज है, हमें पता है कि इसकी प्राइस फॉर एग्जांपल 500 है या 1000 है, तो अगर वो चीज आपको 100 में मिल रही है तो उसमें कोई ना कोई कमी है या 2 नंबरी है, तो वो 100 की मिल रही है। अब हम बात करते हैं, एडिडास ब्रांड है, अब उसकी क्या होता है कि उसकी शर्ट्स भी अगर हम बात करते हैं तो बहुत महंगी मिलती हैं। तो लोग क्या करते हैं कि उसका एक उसी का लोगो यूज करके वो क्या करते हैं कि वो 500-500 में 400-400 में सेल कर रहे होते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जब एक ब्रांड है और उसकी प्राइस इतनी ज्यादा है तो इतनी सस्ती कैसे मिल सकती है? तो सबसे पहले हमें इस चीज को देखना चाहिए कि प्राइस और उसके रिव्यूज, कि प्राइस सबसे यानी कि नॉर्मल प्राइस हो, ये भी नहीं है कि उसके बहुत ज्यादा प्राइस करके उसी प्रोडक्ट को वो सेल करना शुरू कर दें। प्राइस भी सही हो और उसके रिव्यूज भी ठीक हो, तो हम वहां से ऑर्डर कर सकते हैं उसका। डेफिनेटली हम वहां से, क्योंकि ये चीज बहुत देखने वाली है कि जब हमने कोई चीज भी परचेस करनी है, चाहे वो आप कोई छोटी मतलब कोई भी चीज पर, हमारे एक तरफ दिमाग में हमारा आइडिया होता है कि इसकी प्राइस ये हो सकती है, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि वो जो एक्चुअल आपको अमाउंट में अगर मिल रही है वेल एंड गुड, और अगर उसमें कोई सेल है, डिस्काउंट
चीजें चल रही हैं तो वो आप देख सकते हैं, लेकिन रिव्यूज देखना जैसे जलाल ने बताया कि बहुत जरूरी है कि रिव्यूज अगर हम देख लेंगे ना तो हमें बहुत हद तक आसानी हो जाती है कोई चीजें परचेज। इसी के साथ मैं आज खेलूंगी इनके साथ एक चिट चैट प्रोग्राम जो कि मैं हमेशा अपने गेस्ट के साथ खेलती हूँ, और डेफिनेटली उसमें मजा इसलिए आता है क्योंकि हमें इनके अंदर का एंटरटेनमेंट का जो या इनके अंदर का जो कला है हमने जगानी होती है, हमने जानना होता है कि ये कितने आर्टिस्टिक है। ऐसे कहते रहते हैं वाकई आर्टिस्टिक है, और इनमें इनकी हॉबीज और तक कल्चर देखने का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज जो है ना मैं आप लोगों के साथ खेलूंगी कि चिट्स है हमारे पास, आप तीनों जो है एक एक चिट कलेक्ट करेंगे, वो चिट मैं पढ़ूंगी, ठीक है, या मेरे करीब जो बंदा भी होगा मैं उससे ऑनेस्टली पढ़ने को कहूंगी और वो बंदा वो चिट्स पढ़ेगा और फिर वो जो कुछ है ऑनेस्टली आपको उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी उस पे आप लोग आ जाएं ताकि हम अपना प्रोग्राम शुरू कर सके। तो हम शुरू करते हैं जनाब जलाल से। जलाल चिट कलेक्ट करें इसमें से, आपको देंगे, आपको अपने साथ वाले को दो, वो पढ़ेगा, तुम नहीं पढ़ोगे। नाइमा पढ़ेंगी जलाल की चिट। 3 सच जो आपने कभी किसी के सामने नहीं बोले। ओहो जलाल, ऐसे कौन 3 सच है जो तुम्हारे अंदर है लेकिन तुम किसी को बता नहीं पा रहे हो? सच या राज, दो डिफरेंट है। चलो तुम हमें सच बता दो, वो राज ही है जो बताए जो, ये तो वो राज ही हुए ना। हाँ अच्छा, सबसे पहले तो पहला सच। अच्छा पहला सच, ठीक है, जो मैंने किसी को नहीं बताया। किसी को नहीं, वो आपके दिमाग में है, दिल में है, लेकिन आपने अभी तक किसी को बताया नहीं। अच्छा, वैसे तो काफी सारे हैं लेकिन ऑलमोस्ट मैं दिल में कभी बात रखता नहीं हूँ किसी के लिए भी, और वैसे भी नहीं रखता, और जो बात होती है मैं मुंह पे कर देता हूँ। लेकिन काफी सोचने वाला सवाल है ये क्या बात है, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी बताओ। अच्छा, सबसे पहले तो एक दफा ऐसा था कि ना जब मैं अपना वेट लूज कर रहा था आर्मी ज्वाइन करने के लिए, तो उस टाइम क्या था कि ना मैं डाइट कर रहा था, काफी ज्यादा डाइट करता था मैं। तो उस टाइम ये हुआ कि ना मेरी वालदा मुझसे पूछती थी कि आपने खाना खाया, या कुछ भी मेरे वालिद पूछते थे कि आपने खाना खाया है। लेकिन उस टाइम क्या होता था कि मैंने खाना तकरीबन 3 मंथ तक मैंने खाना खाया ही नहीं था, क्योंकि मैंने अपना ऑलमोस्ट 55 kg वेट लूज किया था उस दौरान, 117 से 65 किया था अपना वेट आर्मी ज्वाइन करने के लिए। तो क्या हुआ कि अब मुझसे पेरेंट्स पूछते थे कि आपने खाना खाया, लेकिन मैं उनसे कह रहा था हाँ मैंने खाना खा लिया, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया होता था क्योंकि मैं सैलेड पे चल रहा था उस टाइम। पहला ये वो सच जो इसने अम्मा बस झूठ बोला। सुन लें आप लोग। दूसरा हाँ, दूसरा यही कि दूसरा भी फैमिली से रिलेटेड ही है कि रात को मैं, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर लांसिंग में हमें रात को 3-3 बजे तक जागना पड़ता है, 4-4 बजे तक जागना पड़ता है। जो मेरे वालिदैन है वो जल्दी सो जाते हैं, 11-12 बजे सो जाते हैं, और उनको यही पता है कि मैं भी 12 बजे सो जाता हूँ। अब तक यही पता है उनको कि मैं 12 बजे सो जाता हूँ। लेकिन सुन ले अंकल आंटी, क्या आपके बेटे का नाम है? चेक रखे अब। अच्छा, अब ये तो घर जाके पता चलेगा, घर जाके पता चलेगा कि क्या होता है। बिल्कुल ऐसी है। और तीसरा, वैसे लेजी हूँ मैं थोड़ा सा, इस चीज का तो खैर किसी को शायद पता है, किसी को नहीं पता, वैसे लेजी बहुत हूँ मैं। लेजी बहुत है, तो जो बंदा चाहता है ना कि ये काम करे, आप इसको टिका के काम दें ताकि लेजीनेस दूर हो जाए। जलाल आगे पास करो नाइमा को। नहीं पूरा, हाँ नाइमा चिट कलेक्ट करें और फयाज साहब आपकी चिट पढ़ेंगे। अपनी बेहतरीन पसंदीदा फिल्म के डायलॉग्स। अपनी एक बेहतरीन पसंदीदा फिल्म का डायलॉग सुनाना है। पाकिस्तानी हो, जो मर्जी हो। अच्छा, मुश्किल सवाल। टिक 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 टिक। घड़ी की सुइयां है अपने जोर पे। डायलॉग नहीं है, इट्स अ फ्रेज, ओके, जो कि द ग्रेट गैट्सबी के अंदर बहुत ज्यादा फेमसली यूज होता है, और वो मुझे बहुत, हमेशा जब भी मैं पढ़ती थी मुझे बहुत पिंच करता था और अच्छा लगता था। एंड इट गोज एज ओल्ड स्पोर्ट। जब भी आपने किसी अपनी फ्रेंड को, इंटीमेट वन को आपने जब भी मुखातिब करना है, तो वो जो गैट्सबी है वो ओल्ड स्पोर्ट बोलता होता था, तो वो मुझे बहुत
ओके, यानी कि एक जो ये है एक राज कि अगर किसी ने किसी कोई बात करनी हो तो कॉल टू ओल्ड स्पोर्ट तो वो अपना वो राज बताने के लिए तैयार हो जाए कि इस गोल्ड स्पोर्ट का मतलब ये है कि ये वो राज है जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, तो प्लीज साइड पे हो जाओ। जनाब की चेन बैक टू जलाल। जलाल चिट उठा लो। अच्छा दोबारा करना है? हाँ लास्ट टाइम है भाई, हम ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। अपनी तारीफ करें 2 मिनट तक। अपनी तारीफ करो। वो तो मैं 1 घंटा भी कर लूंगा। एक ऑब्सेस्ड बंदा ही। ओके, तारीफ तो यही है कि क्योंकि मुझ में काफी ज्यादा यानी कि वो हैं टैलेंट हैं, और ये सच भी है, इसमें ये नहीं कि सिर्फ तारीफ। फॉर एग्जांपल, हाँ फॉर एग्जांपल ये कि मैं एक क्या कहते हैं इनोवेटिव पर्सन हूँ, और मैंने काफी सारे इन्वेंशंस किए अपने लाइफ में, वो बेशक रोबोटिक्स में हो, होम ऑटोमेशन में हो, जिसमें भी हो। और मेरी जिंदगी का मेन मकसद ही यही है कि मैं जिंदगी में हर काम वो करूं जो बिल्कुल यूनिक हो, आज तक किसी ने ना किया हो, लेकिन पॉजिटिव वे में। ठीक है, और यानी कि सारी मैं अपने अंदर यूनिकनेस लाना चाहता हूँ हर चीज में ना, और मैं अभी तक जो भी कर रहा हूँ मैं यही ट्राई कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल जो भी काम करूँ बिल्कुल यूनिक हो, वो आज तक किसी ने ना किया हो। क्या तो जनाब ये देखें, आप कला, इस बंदे की कला चेक करें, इसके पास इतना अपने बारे में बोलने का हुनर है। सबसे बड़ी तो इसकी तारीफ यही है कि इसके अपने बारे में बोलने का स्टैमिना है ये बंदे में। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और ये अपनी तारीफें कर सकता है जनाब, इसमें कोई शक नहीं। इसके पास हुनर हो, कला हो, तो उसकी तारीफ तो बनती ही बनती है। नामा जलाल पढ़ेंगे आपकी चिट। पसंद का एक गाना सुना दें और बताएंगे कि वो किसका गाना है। चलो एक पसंद का गाना सुना दो। सर आप बैकग्राउंड म्यूजिक देंगे। गाने का शौक इन दोनों से हम जानते हैं कि इन दोनों को गाने का कोई गाना सुनने और गाने का शौक है जलाल? गाना सुनने का है किसी हद तक, लेकिन गाना कभी गाया नहीं है। नहीं आपसे फरमाइश नहीं करते वैसे जलाल का पहले मैं सेफ जोन पे नहीं गए थे ना, वैसे शायद कोई ऐसी फरमाइश कर दें। बिल्कुल ऐसी है, मैंने कहा आवाज मेरी वैसे भी बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ गाने सुनता जरूर हूँ, लेकिन एक हद तक। लेकिन और गाने का तो बिल्कुल शौक नहीं। किस टाइप के सॉन्ग सुनते हो? बस यानी कि ज्यादातर जो मैं गाने सुनता था वो जिम में ही सुनता था, जब मैं वर्कआउट कर रहा होता था। वैसे जब कभी सफर कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत सुन लिया, और इंडियन गाने, पाकिस्तानी गाने कोई सुन लिए, बाकी बस यही इसी दौरान ही सुने गाने जो भी सुने बस। तो वो मुझे जहाँ की भी जिस भी लैंग्वेज की अट्रैक्ट करे मैं वो सुन लेती हूँ। बाकी किस टाइप का म्यूजिक पसंद है? मतलब बहुत ज्यादा हार्श हो, मतलब साउंड्स बहुत ज्यादा हो, या फिर लाइट सा जैसे हार्मोनियम टाइप और पियानो टाइप? ओपरा जो है ना सिंगिंग, वो वाला ज्यादा पसंद है, जिसमें आ ऊ वाले जो साउंड्स हैं वो ज्यादा होते हैं, तो वो अच्छा लगता है। वो असल में वो बड़ी क्लासिकल वो है गीत के एक जो है आप समझ लें कि हिंट्स हैं वो, और बड़े मजे के लगते हैं वो। अच्छा जलाल, क्योंकि अभी हम ब्रेक के बाद हम ये बात कर रहे थे कि आज हम जो है अपने गेस्ट से जानेंगे कुछ ऐसी राज की बातें। अच्छा अब तुम्हारा राज तो हमें जनरली हम जान ही चुके हैं कि तुम कितना जो है ना झूठ बोलते अपने अम्मा अब्बा से। बोलना पड़ता है अक्सर। हाँ, अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं मतलब गए हो, आप जैसे कोई इंटरव्यू के लिए या कहीं, जैसे आप दुबई से भी आए हो, तो अम्मा ने पीछे कहा हो कि बेटा अपना बहुत ख्याल रखना, चीजें करना, बस टाइम पर सो जाएगा, तुम यहाँ सोते हो, तो क्या रिएक्शन होता है जब अम्मा झूठ बोल रहे हो तो कि हाँ मैं बिल्कुल टाइम पे सोऊंगा अब तो? हाँ देखिए ना, जब बंदा परदेश में हो या यहाँ पर भी हो, तो उसकी कोशिश यही होती है कि उसकी फैमिली वाली टेंशन में ना हो। ठीक है ना, तो मेरी भी कोशिश ऐसी रहती थी कि मेरे फैमिली वाले जो है वो किसी तरह से भी टेंशन में ना रहे, खास करके मेरे पेरेंट्स। ठीक है, तो क्या होता था कि उनको रिलैक्सेशन के लिए, उनको रिलैक्स करने के लिए मैं क्या करता था कि मैं अक्सर झूठ बोल लेता था। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल बोलना पड़ता है, लेकिन बोलना पड़ता है वो इसलिए ताकि वो सुकून में रहें। वो इसलिए कि अगर हाँ यही बात के टाइम पे खाना खा लेना, टाइम पे सो जाना, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक बंदा वर्क अम्मा अब्बा को यही फिक्र होती है। बिल्कुल, और सबसे मेन फिक्र यही होती है उनको कि खाना खा लेना, टाइम पे खा लेना, अच्छा खा लेना, ज्यादा बाहर धूप में ना फिरना, तो यही बातें होती हैं। और उनको इनके दिल की तसल्ली ये दी जाती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अगर बंदा बीमार भी हो तो उनको ये तसल्ली दी जाती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि परदेश होता है, बंदा कंट्री से बाहर होता है, उनके सामने नहीं होता, तो इसलिए उनको तसल्ली देनी होती है। और हमेशा ऐसी होता था कि वो मुझसे यही पूछते थे कि खाना खाया टाइम पे, मैं कहता हाँ, और उस टाइम तक बेशक अगर मैंने नहीं भी खाया होता था तो मैं कहता था कि हाँ मैंने खा लिया और टाइम पे सो लिया, ये सारा कुछ उनको तसल्ली देनी होती है। तो बिल्कुल ऐसा होता था। अंकल आंटी की झूठी तसल्ली देता है आपको, देख लो।
ये बंदा इतना झूठा है, झूठी तसल्ली देता है आपको। नाइमा, आप अपने पेरेंट्स को घर में क्या तसल्ली देती हो? कॉमन झूठ क्या बोलती हो घर वालों से? मेरी तबीयत खराब होती है जब भी, तो मैं कहती हूँ कि, और जाहिर है पेरेंट्स बार बार पूछते हैं, अब जब बहुत ज्यादा खराब हो तो ऑफ कोर्स हर 2-3 घंटे बाद ही पूछना हो रहा होता है कि बेटा अब कैसी तबीयत है। तो 2-3 घंटे में कोई मैजिकल स्पेल तो नहीं ना हो जाता कि आपकी ठीक हो जाए, तो मैं कहती ठीक है तबीयत ठीक है, बिल्कुल आई एम फाइन ऑल राइट, आप मेरे बारे में परेशान ना हो, और भी बच्चे हैं आपकी तरह, उनकी भी फिक्र कर रहे हैं। हालांकि तबीयत ठीक नहीं हुई होती, लेकिन फिर भी मैं बड़ी कन्वीनियंटली कह देती हूँ कि ठीक है तबीयत। अच्छा, वो चेहरे से इंसान के लगता है, तो आपके चेहरे से लगता है कि आपकी तबीयत खराब है? मेरे चेहरे से बड़ा वाज़ेह लगता है। अक्सर लोग होते हैं जो ना बेचारे बहुत बीमार होते हैं, क्योंकि चेहरे से फील ही नहीं होता कि वो बीमार है। नहीं, लेकिन पेरेंट्स को फिर भी पता चल जाता है। हाँ, पेरेंट्स जितना भी छुपा ले उनको पता चल उनको जाता है, पता चल जाता है, बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह आप दोनों की यंग एज है, आपकी शादी की उम्र है, चीजें, तो क्या सीन है फ्यूचर में, शादी का क्या प्लान है जलाल? हाँ, शादी का तो अभी प्लान है, क्योंकि मैं खुद एंगेज्ड हूँ, और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि अनकरीब हो जाएगी, जब होनी होगी, जब इतनी अनकरीब? ऐसे कोई 2-3 महीने में? नहीं, इतनी भी अनकरीब नहीं, टाइम जाहिर सी बात है लगेगा, क्योंकि अभी अपने आप को भी प्रॉपर सेटअप करना है अपना ना, तो उसके बाद इंशाल्लाह। सही, यानी ये चाहते हैं कि मैं जरा अच्छे से अपने आप को सेटल कर लूं, उसके बाद मैं शादी करूंगा। तो नाइमा, आपका क्या प्लान है? आई डोंट हैव एनी प्लान्स राइट नाउ अभी तो। क्यों? अभी जरा मुझे पढ़ना है और थोड़ा वो जो इंडिपेंडेंसी वाली जो सेंस है ना वो डेवलप करनी है, फिर उसके बाद देखेंगे। प्यास साहब से पूछते हैं, प्यास साहब इनको किस उम्र में दोनों को शादी कर लेनी चाहिए? कर लेनी चाहिए ना? हाँ, बस वक्त आ गया तुम दोनों का, कर लो। अच्छा, सबसे ज्यादा जो कॉमन चीज आप, जैसे हम लोग सोसाइटी में पूछते हैं कि जब भी आप किसी से मिलते हो, अपनी फैमिली में या बाहर किसी से मिलते हो, कॉमन क्वेश्चन आप लोगों से कौन सा पूछा जाता है? बड़ा कॉमन सवाल जो आप कहते हो यार ये क्या है, जब भी जाओ यही से एक सवाल सुनने को मिलता है। कॉमन सवाल जो मुझसे पूछा जाता है, क्या कर रहे हो और आगे क्या प्लान है, तो सबको यही जवाब होता है कि जो मैं कर रहा होता हूँ बता देता हूँ। जो प्लान होता है, प्लान तो मैं किसी से शेयर नहीं करता अपना, वैसे भी, और करना भी नहीं चाहिए अपना प्लान कभी। अगर इंसान को कामयाब होना है ना अपने लाइफ में, तो अपना प्लान एटलीस्ट फ्यूचर प्लान कभी किसी से शेयर ना करे। तो मैं अपना प्लान तो शेयर नहीं करता, हाँ जो करंटली कर रहा होता हूँ वो मैं बता देता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ। तो मोस्ट कॉमन यही क्वेश्चन होता है कि क्या कर रहे हो, कितना पढ़ लिया और कितना कमा रहे हो, आगे क्या करना है, तो बस ये सवाल होते हैं। नाइमा, सबसे कॉमन दो हैं, एक तो ये कि स्टीरियोटाइपिकल क्वेश्चन यही होता है कि अस्सलाम वालेकुम के बाद जो है क्या हाल है, तो अब वो सबको ही जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो, ये एक वो जो है मैंने फिक्स रखा हुआ है कि ठीक है वो सबको। लेकिन ज्यादा क्लोज वंस है उनको फिर आप डिटेल में सब कुछ जो है वो बता देते हो, तो ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही होता है। यही हाल से सब। इसके अलावा फैमिली में ज्यादा टोंट वाला पूछा जाने वाला सवाल कौन सा है? आपको लगता है यार ये टोंट है, देखना ये वाला सवाल ऐसा होना नहीं चाहिए था? घर वालों को मेरी जरा ज्यादा बुक्स रीडिंग से जो है ना वो मसला है उनको, क्योंकि अब जब आप बुक पढ़ रहे हैं तो आप वो बुक्स के वर्ल्ड में इतना गुम हो चुके होते हैं कि आपको आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा होता। तो वो घर वालों को होता है कि प्लीज नाइमा कम बैक टू दिस वर्ल्ड नाउ, या इधर भी हम लोग भी रह रहे हैं, तो वो उनको उस बात से जरा होता है कि बुक्स रखो लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए आप पढ़ो, ऐसा भी नहीं है कि उसी दुनिया में जो है आप मगन हो जाओ। तो उनको इस बात से सब आपका कॉमन घर में जाते ही कॉमन सबको जुमला कौन सुनने को मिलता है? बस जैसे ही घर जाता हूँ वो कहते हैं बाबा बाहर ठहरे, कोई चीज लेके आनी है, बस वो यही होता है। वो घर हम दाखिल नहीं होने देते। ये तो वैसे हर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है। जो मर्द हज़रात है, खास करके जो फैमिली में सबसे छोटे हैं और या सबसे बड़े हैं, उनकी तो ये कहानी है। ये बताओ कि फीमेल्स का ई कॉमर्स पे कितना रुझान है, किस तरह वो सीखने के लिए आ रही हैं? जी देखें, आजकल जैसे फॉर एग्जाम्पल जो फीमेल्स हैं और वो घरों में इनके डिजिटल मार्केटिंग से ई कॉमर्स से वो बहुत अच्छे से अर्निंग कर सकते हैं और वो कर भी रही हैं। ठीक है, ई कॉमर्स एक बहुत बड़ी फील्ड है। इसके अंदर ये नहीं है कि जस्ट हम ऑनलाइन के हम बिजनेस करें, इसके अंदर हम सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब जो खवातीन हैं वो फिजिकली अगर बाहर नहीं जा सकती तो वो क्या कर सकती हैं कि वो एज अ VA वर्चुअल असिस्टेंट भी वर्किंग कर सकती हैं। ठीक है, और एज अ रीसेलर भी वर्किंग कर सकती हैं। वो इनके फॉर एग्जांपल किसी और का प्रोडक्ट है और वो उसकी फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे उसकी प्रमोशन वगैरह करके, उसकी डिजिटल मार्केटिंग करके वो किसी और का प्रोडक्ट सेल करके अपना कमीशन बना सकते हैं। यस, और इसके अलावा वो क्या कर सकती हैं कि वो इनके दराज पे देखें ना, अब ज्यादातर क्या होता है कि फिजिकल इन्वॉल्व होना पड़ता है जरूर, क्योंकि ना उसमें क्या होता है कि हमें प्रोडक्ट अपना
पार्सल पैक करके और हमें दराज हद तक ले जाना होता है। अगर वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि इनकी जरूरी भी नहीं है कि सारे बाहर जा सके फिजिकली, क्योंकि अक्सर को अलाउ नहीं होता, तो वो क्या कर सकती हैं कि वो एज अ किसी थर्ड पार्टी को अपने साथ इन्वॉल्व करके और उनको सर्विसेज दे भी सकती है और उनसे सर्विसेज ले भी सकती हैं। सही। या फिर क्या हो सकता है कि दराज में हमारे पास एक और फीचर होता है डिजिटल दराज का। उसमें क्या होता है कि हम डिजिटली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ई बुक सेल कर रहे होते हैं, हम डिजाइन वगैरह बना के दे रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को डिजाइनिंग आती है, ठीक है ना, इनकी पिक्चर्स डिजाइनिंग आती है या वीडियो एडिटिंग आती है, तो वो क्या कर सकते हैं कि अपना फाइवर पे, अपवर्क पे अपना अकाउंट बना के उस पे वो सर्विसेज दे सकते हैं डिजिटली। दराज डिजिटल अकाउंट बना के उस पे वो सर्विसेज दे सकते हैं डिजिटली। इसके अलावा अगर वो रीसेलिंग की दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और क्या कहते हैं, अगर कोई ऐसा यानी कि किसी का ब्रांड है या प्रोडक्ट है, अगर वो यानी कि इनसे सर्विसेज लेना चाहें, तो वो क्या कर सकते हैं, उनकी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, उनके लिए एड्स लगा सकती हैं। तो लेडीज के लिए अब कमाना मुश्किल नहीं है, वो घर बैठ के वो इस टाइम भी हजारों लाखों मंथली कमा सकती हैं, ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट होके सीरियसली वो अपना काम कर सकती हैं और वो अच्छे से अर्निंग कर सकती हैं अगर वो करना चाहें। और इसमें हमारे पास प्लेटफॉर्म भी बहुत सारे हैं और जहाँ से वो सीख सकती हैं, क्योंकि आजकल देखे ना इंटरनेट का दौर है, तो ये चीज तो बहुत ज्यादा आम हो चुकी है जी, ठीक है ना। इंटरनेट पे सब कुछ मौजूद है, वहां से सीख के हर लेडी ये काम इजीली कर सकती है। बिल्कुल, इसमें तो वाकई कोई शक नहीं है कि आजकल हमारे पास इतने मौके और इतनी चीजें हमें मिल चुकी हैं, इतने हमारे पास फैसिलिटीज मौजूद हैं कि हम चाहें तो अपनी आराम से चीजों को लेकर चल सकते हैं, अपना नाम बना सकते हैं, अपना काम जो भी आपके हाथ में स्किल है आप उसको प्रमोट कर सकते हैं डिजिटली। आपके पास प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं और बहुत ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिसपे हम अभी बात कर भी रहे हैं। वो अमेज़न हो गया, दराज हो गया, ईबे हो गया, या इस तरह की जितनी भी और कंपनीज, निजी कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, तो वो डेफिनेटली एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स है जिसपे हम अपनी स्किल्स को प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक बड़ा फुकदान है, आप लोग के से मशवरा भी ये पूछना चाहूंगी आप लोगों से, ये चीज में है कि एक फुकदान है कि हमारे यहाँ फीमेल हो या मेल हो, उनको के बेसिक राइट्स और बेसिक एजुकेशन नहीं दी जाती। तो जलाल, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? वाकई ऐसा ही है, नहीं दी जाती, लेकिन मेरा ये नजरिया है कि इसमें देनी चाहिए। बेसिक एजुकेशन हैं जो भी है, क्योंकि एजुकेशन हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और क्योंकि देखे ना, एजुकेशन के जरिए ही हम आगे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं जी, बिल्कुल, ठीक है ना। तो एजुकेशन खास करके फीमेल्स के लिए, ठीक है ना, क्योंकि जब फीमेल्स एजुकेटेड होंगी तो आगे वो एक अच्छी नस्ल को आगे वो ग्रो कर सकेंगी, ठीक है ना। तो इसलिए खास करके एजुकेशन जो है ना खवातीन की, उस पे मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना चाहिए और ज्यादा उनको एजुकेशन की तरफ आना चाहिए। अच्छा, एक ये भी चीज है कि आप अगर खवातीन जैसे आजकल है माशाल्लाह से लव मैरिजेस हो रही हैं, अरेंज मैरिजेस हैं, तो अगर लव मैरिज में हो और अब तो ये रुझान काफी कम हो गया, लेकिन आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि अगर कोई औरत या कोई लड़की अपनी पसंद का इजहार करे तो मैनली डायरेक्शन ये मिलता है कि ओ अच्छा, लड़की होके अब वो किसी को पसंद करेगी या पसंद की शादी करेगी, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, पसंद की शादी वो ठीक है, लेकिन बात इसमें यह है कि जिंदगी सारी लड़की ने गुजारनी है, ठीक है। अब क्या होता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, उसकी अपनी मर्जी से शादी कर देते हैं जिसमें लड़की की मर्जी नहीं होती। तो मेरा ये नजरिया है कि अगर पेरेंट्स भी उसकी शादी कर रहे हैं तो एटलीस्ट लड़की से उसकी मर्जी पूछें कि क्या आपकी इस जगह मर्जी है जहां हम आपकी शादी कर रहे हैं। तो अगर उससे उसकी मर्जी पूछ ली जाए तो उस लड़की के लिए भी बेहतर होगा और उसके पेरेंट्स के लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि लाइफ तो उनकी बेटी ने गुजारनी है ना। तो इनकी बेटी की रज़ामंदी उसमें बहुत जरूरी है। तो इसलिए अगर लव मैरिज है तो इनके डेफिनेटली लड़की की मर्जी है और उसने अपने पेरेंट्स को उसमें वो करना है, मनाना है। और अगर इनके पेरेंट्स की कहीं पर मर्जी है तो वो अपनी बेटी से उसकी रज़ामंदी लाजमी लेंगे, क्या आपकी इसमें रज़ामंदी है या नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बेहतर ऑप्शन हो जाता है, जिससे क्या होगा कि आगे इनके जो मुश्किलात हैं वो कम से कम होंगे। नाइमा, इन दोनों सवाल शुक्रिया अदा करेंगे जलाल खान का, जो आए, इन्होंने हमें ई कॉमर्स के बारे में जो है बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी और डेफिनेटली टेक्निकली जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, जो हमें जलाल से और उससे पहले हमें जो है अब्दुल मलिक साहब से मिली। इसके साथ ही नाइमा, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, और क्योंकि हमें एक यंग जो है उसकी जनरेशन की बड़ी जरूरत होती है कि वो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। आजकल की जो यंग जनरेशन है उनके लिए मोटिवेशन आप जैसे लोग ही हैं और आपका काम बहुत अच्छा है। ढेरों दुआएं आपके लिए कि जनाब आप हमेशा ऐसे ही और चीजों को इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों तक पास करते रहें। इसी के साथ जनाब फयाज साहब,
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही भी टाइम हमारे लिए निकाला। क्योंकि जाहिर सी बात है, कहते हैं कि एक उस्ताद होता है, जो एक कलाकार होता है, उसका वक्त बड़ा कीमती होता है तो वो कीमती वक्त आपने हमें दिया। इसी के साथ आप हमें इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों से, नए इंटरटेनमेंट से और नए नए जो है पर्सनालिटीज से हम आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।